अरस्तु के नागरिकता और संविधानों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको अरस्तु का जो मैंने कल पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है कि उसने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा प्रदान किया। उसने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति प्रदान की, आगमनात्मक और तुलनात्मक उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया, राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान किया, विधि की सर्वोच्चता में विश्वास किया। तो ये सब कारण राजनीति अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता पर। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का तात्पर्य, अरस्तु के अनुसार नागरिकता का तात्पर्य अर्थ राजनीति राज सत्ता में भाग लेना है। राज सत्ता में भाग लेना है। राजसत्ता में भाग लेना अर्थात राज्य के नीति निर्धारक, प्रशासक और न्यायिक और राज्य के पदों को ग्रहण करना, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता से अरस्तु ने उनको वंचित किया कि जन्म स्थान का आधार नागरिकता का आधार नहीं है। राज्यों का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अरस्तु के द्वारा किया है। राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया है वो अरस्तु के द्वारा किया गया है और इन्हीं आधार पर अरस्तु ने संविधान को 2 वर्गों में बांटा है। इन्हीं आधार पर अरस्तु ने संविधान को दो भागों में वर्गीकरण किया है। संविधान का दो भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में वर्गीकरण किया है। पहला है संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। दूसरा है नैतिक आधार पर, नैतिक आधार। पहला है संख्या के आधार पर, दूसरा है नैतिक आधार पर। इस संख्या के आधार पर इसका तात्पर्य है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया है संविधानों का, उसका तात्पर्य है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। नैतिक आधार का तात्पर्य है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। तो 2 आधारों पर है, संख्या के आधार पर, नैतिक आधार पर। तो संख्या का आधार तात्पर्य है कि प्रभु शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा और नैतिक आधार पर कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तु ने संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसमें उनको 3 आधार प्रदान किए हैं। कितने आधार प्रदान किए हैं? 3 आधार। पहला है एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन
कुछ व्यक्तियों का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, तीसरा है बहुत से व्यक्तियों का शासन, बहुत से व्यक्तियों का शासन। संख्या के आधार पर अरस्तु ने एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्ति का शासन और बहुत से व्यक्तियों का शासन, इस प्रकार तीन भेद बताए, 1, 1, 2, 3, इस प्रकार तीन भेद अरस्तु ने संख्या के आधार पर बताए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे आधार पर, जो मैंने आपको नैतिक आधार बताया था, नैतिक आधार पर शासन व्यवस्थाओं को अरस्तु ने दो भागों में बांटा है। नैतिक आधार पर, नैतिक आधार, नैतिक आधार पर अरस्तु ने शासन व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा है। पहली है स्वाभाविक रूप, स्वाभाविक रूप, दूसरा है विकृत रूप। विकृत रूप, नैतिक आधार पर शासन व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा है। पहला है स्वाभाविक रूप, दूसरा है विकृत रूप। अरस्तु का मत है कि स्वाभाविक रूप वह है जिसमें शासक सामान्य हित में कार्य करता है, आदर्श में कार्य करता है, जनता के हित में कार्य करता है, तो वो स्वाभाविक रूप है। अर्थात यदि शासक जनता के हित में कार्य करता है, जनता के जन कल्याण में कार्य करता है, जनता की कठिनाइयों को दूर करता है, शिक्षा का प्रबंध करता है, मनोरंजन का प्रबंध करता है, लोगों के भोजन की व्यवस्था करता है, तो वो जन कल्याणकारी है। तो शासन कैसा रूप कैसा है? स्वाभाविक रूप है। कैसा रूप है? स्वाभाविक रूप है। विकृत रूप तात्पर्य, विकृत रूप तात्पर्य जिसमें शासक वर्ग अपने केवल अपने लिए कार्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है और जनता के हित में कोई कार्य नहीं करता है। तो ऐसे शासन को क्या रूप दिया गया है? विकृत रूप दिया गया है। इसको भी डायग्राम देखेंगे। संविधानों का वर्गीकरण तालिका से स्पष्ट करेंगे। प्रथम आधार पर प्रथम आधार जो है वह संख्या का आधार है, संख्या का आधार। दूसरा है नैतिक आधार। कौन सा है? नैतिक आधार। नैतिक आधार कौन सा है? नैतिक आधार। देखिए जिसको हम लिखेंगे ना, संख्या के आधार पर शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या।
शासन सत्ता का प्रयोग करने का आधार सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग या संचालन शासन सत्ता का उद्देश्य या संचालन क्या है? उद्देश्य। एक व्यक्ति, एक अल्पसंख्यक, दूसरा है बहुसंख्यक। कौन सा है? बहुसंख्यक। अब देखिए कि शासन का स्वाभाविक रूप, एक व्यक्ति का शासन का स्वाभाविक रूप कौन सा होगा? योगक विकृत रूप। दूसरा एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र। कौन सा? यह शासन का स्वाभाविक रूप है। यदि एक व्यक्ति का शासन और वो जनता के हित में कार्य करता है तो वो कौन शासन है? राजतंत्र या एक तंत्र। और वही शासन यदि निरंकुश हो जाता है, जनता के खुद के लिए कार्य करता है, स्वार्थ में कार्य करता है, तो वो हो जाता है निरंकुश तंत्र या आयाति तंत्र। आयाति तंत्र या निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र। अल्पसंख्यक का यदि देखें तो स्वाभाविक रूप कौन सा है? अच्छा रूप कौन सा है? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र। इसका विकृत रूप होगा वर्ग तंत्र। कौन सा होगा? वर्ग तंत्र। बहुसंख्यक बहुतंत्र। कौन सा होगा? बहुतंत्र। और इसका विकृत रूप तो कौन सा होगा? भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में होता है, एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में होता है, सामान्य हित में कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। लेकिन जब शासक अपने स्वयं के हित की दृष्टि से कार्य करता है, स्वार्थवश कार्य करता है, तो वो शासन कैसे हो जाता है? आयाति तंत्र या निरंकुश तंत्र हो जाता है। जब थोड़े से व्यक्तियों का शासन और जब थोड़े से व्यक्तियों का शासन जब सामान्य की दृष्टि से कार्य होता है, आदर्श में कार्य होता है, तो वो शासन का कौन सा रूप है? कुलीन तंत्र। लेकिन जब वो थोड़े से व्यक्ति केवल कुछ ही वर्गों के लिए कार्य करते हैं, स्वार्थवश कार्य करते हैं, जनता के हित में कार्य नहीं करते, तो वो शासन का कौन सा विकृत रूप हो जाता है? वो वर्ग तंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग तंत्र हो जाता है। जब अनेक व्यक्तियों का शासन, उसे क्या कहेंगे? बहुसंख्यक। अर्थात अनेक व्यक्तियों का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है, जनता के हित में कार्य करता है, जनता के जन कल्याण कार्य करता है, तो उसका वो कौन सा रूप है? स्वाभाविक रूप कौन सा है? बहुतंत्र। लेकिन जब अव्यवस्था फैल जाती है और भीड़ को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है, तो वो कौन हो जाता है? भीड़ तंत्र हो जाता है। और अरस्तु ने इस भीड़ तंत्र को क्या कहा है? डेमोक्रेसी कहा है। क्या कहा है? डेमोक्रेसी, जो वर्तमान में आधुनिक लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है, डेमोक्रेसी। तो यह है अरस्तु का वर्गीकरण। देखिए, अरस्तु ने राज्य की कुछ विशेषताएं बताई है। अरस्तु का आदर्श राज्य पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में
पॉलिटिक्स की सातवीं पुस्तक। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की सातवीं पुस्तक में प्लेटो के उपादर्श राज्य जो लोज में लिया था उसको ग्रहण करते हुए आदर्श राज्य का सुंदर और व्यापक चित्र प्रस्तुत किया है। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की गई और उसने उस आदर्श राज्य के लिए एक दार्शनिक राजा की कल्पना की, लेकिन वो पृथ्वी पर संभव नहीं हो पाया। तो फिर उसने प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जगह लॉज में एक उपादर्श राज्य की कल्पना की और उस उपादर्श राज्य को ग्रहण कर अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य का सुंदर चित्रण किया है। साथ साथ अरस्तु के प्लेटो के उपादर्श तथ्य को या राज्य को विधिवत रूप देने का कार्य अरस्तु ने किया है। देखिए अरस्तु का आदर्श राज्य की विशेषता, राज्य का अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास है। आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास। दूसरी है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तीसरी है विधि की सर्वोच्चता। किसकी सर्वोच्चता? विधि की सर्वोच्चता। विधि की सर्वोच्चता। नंबर 4 है आदर्श राज्य की जनसंख्या। आदर्श राज्य की जनसंख्या। 5वीं है प्रदेश। कौन सा है? प्रदेश। देखिए आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य नागरिकों का नैतिक कल्याण है। राज्य समुदायों का समुदाय है। राज्य समुदायों का समुदाय है और अरस्तु के अनुसार राज्य केवल व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है, सद्जीवन के लिए बना हुआ है और जब तक रहेगा, जब तक वो राज्य जनता के हित में कार्य करता रहेगा। मध्यम मार्ग, कैटली ने कहा है कि कन्फ्यूशियस के बाद सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक अरस्तु को बताया है। प्लेटो की भांति अरस्तु अतिवादी नहीं था। वह मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला था और मध्यम मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो प्राप्त किया जा सकता है। मध्यम मार्ग एक ऐसा व्यवहारिक जीवन है जो सबसे श्रेष्ठ जीवन है, जिसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अरस्तु ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए शासन के 3 अंग बताए: प्रशासक,
न्यायिक और नीति निर्माण। तो ये सब क्या है, मध्यम मार्ग है, ये व्यवहारिक बात है। उसने दार्शनिक राजा की कल्पना नहीं की। और ऐसा नहीं है कि प्लेटो के समान प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की और उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था। अरस्तु ने विधि की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। अरस्तु प्लेटो के दार्शनिक राजा की भांति किसी विशेष व्यक्ति में विश्वास नहीं करता था, बल्कि परंपरागत और रीति रिवाजों के द्वारा बनाई गई विधि की सर्वोच्चता को उसने स्वीकार किया, विधि के शासन को श्रेष्ठ बताया। आदर्श राज्य की जनसंख्या, अरस्तु का मत है कि एक आदर्श राज्य में जनसंख्या न तो अधिक होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। अधिक जनसंख्या होने पर राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है, लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, और कम जनसंख्या होने पर भी लोगों को आवश्यकताएं पूरी करने में बड़ी कठिनाई आती है। इसलिए उसने एक आदर्श जनसंख्या का निरूपण किया और बताइए 5040 जनसंख्या राज्य में होनी चाहिए। प्रदेश, अरस्तु ने प्रदेश अपने राज्य में एक ऐसा प्रदेश की, एक ऐसी भूमि की कल्पना की जिसमें शत्रु आसानी से ना आ सके। साथ साथ प्रदेश में भूमि के अंदर पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जल के स्रोत अच्छे होने चाहिए, खाद्यान्न का प्रबंध होना चाहिए ताकि लोग भूखे नहीं मर सकें और अपना उचित रूप से जीवन यापन कर सकें। साथ साथ उसने ये भी कहा कि प्रदेश के अंदर ऐसे मार्ग होने चाहिए जिससे व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, व्यापारी को बाहर से आ सके और आदान प्रदान किया जा सके ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। अगले विषय तो उसने बताया नागरिकों का चरित्र। नागरिकों का चरित्र, अरस्तु के मत में नागरिकों का चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अरस्तु का विचार है कि चरित्र और योग्यता के संबंध में जो नागरिकों का चरित्र होना चाहिए वो किसके समकक्ष होना चाहिए? यूनानियों के समकक्ष होना चाहिए। किसके समकक्ष होना चाहिए? यूनानियों के समकक्ष होना चाहिए। शिक्षा, अरस्तु अपने आदर्श राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक बालक को प्रारंभिक स्तर की कम से कम जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही राज्य का विकास हो सकता है। इसलिए शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। तो ये आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएं थी। मैंने आपको संविधानों का वर्गीकरण बताया, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।